क्या राजा भैया डर से जीतते हैं या प्यार से? ये सवाल आज भी जवाब मांगता है। कहते हैं कि कुंडा में चुनाव नहीं होता, राजा भैया का आदेश होता है। जानेंगे कौन है राजा भैया, क्यों कहा जाता है उन्हें सत्ता का साइलेंट सुपर किंग। न सिर्फ रिहाई बल्कि सीधा मंत्री पद। सोचिए, जिस पर आतंकवाद का आरोप लगा हो वो 25 मिनट में सरकार का हिस्सा कैसे बन गया। 2013 में एक और बड़ा सवाल, डीएसपी जियाउल हक की हत्या। 2018 राजा भैया ने बनाई अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक। उद्देश्य जातिवाद की राजनीति को खत्म करना, आरोप डर फैलाना, आपराधिक साम्राज्य चलाना। लेकिन हकीकत क्या? राजनीति अब भदरी खानदान की मिल्कियत बन रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अनकट न्यूज, आपकी आवाज। मैं अखिल श्रीवास्तव आपको ले चलता हूं आज कुछ ऐसी कहानियों की तरफ जो उत्तर प्रदेश से लेकर देश में चर्चा का विषय बनी रहती है। एक सवाल जो सबके जहन में उठता है, आखिर कौन है रघुराज प्रताप सिंह? आखिर कौन है ये राजा भैया जिसके बारे में लोगों को जानकारी तो है पर पूर्ण रूप से जानकारी का अभी भी अभाव देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी किसी फिल्मी राजकुमार की नहीं, ये कहानी है उस राजा की जो बगैर सिंहासन के भी जनता के दिलों पर राज करता है। यूपी की राजनीति में जिसे राजा भैया कहा जाता है, और डर के साथ भी इज्जत के साथ भी। आज हम आपको ले चलेंगे भदरी रियासत से लेकर सत्ता के गलियारों तक। जानेंगे कौन है राजा भैया, क्यों कहा जाता है उन्हें सत्ता का साइलेंट सुपर किंग, और क्या वो सच में एक नेता है या एक पॉलिटिकल पजल। 31 अक्टूबर 1969 कोलकाता में जन्मा एक लड़का जिसका नाम था रघुराज प्रताप सिंह, पर लोग उन्हें वर्तमान में नाम से कम काम से ज्यादा जानते हैं, राजा भैया से। भदरी रियासत के वारिस दादाजी थे राज्यपाल, पिता आरएसएस से जुड़े लेकिन राजनीति से दूर तक नाता ना था। राज भैया का स्कूलिंग हुआ देहरादून में, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी में एमए एलएलबी किया गया। साल 1993 यूपी की राजनीति में एक निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है। पूरा उत्तर प्रदेश में हड़कंप था। कुंडा से कोई संगठन नहीं, कोई पोस्टर नहीं, फिर भी जीत, और वो भी भारी अंतर से। बड़ा सवाल था। कहते हैं कि कुंडा में चुनाव नहीं होता, राजा भैया का आदेश होता है। 1993 से लेकर 2022 तक लगातार 7 बार विधायक, कभी नहीं हारे। बिना पार्टी बिना पोस्टर, राजा का नाम ही काफी है। अब सवाल यह है, अकेला आदमी 7 बार जीत कैसे गया? जवाब छिपा है उनकी रणनीति में। राजा भैया ने सत्ता नहीं मांगी, सत्ता को खुद झुकना पड़ा। हर पार्टी ने उन्हें अपने साथ करना चाहा, बीजेपी से समाजवादी पार्टी तक, लेकिन वो रहे स्वतंत्र, असली इंडिपेंडेंट पावर सेंटर। उनकी छवि 2 हिस्सों में बटी रही, एक तरफ जननेता, दूसरी तरफ बाहुबली। कभी दरबार में न्याय करते दिखे तो कभी विवादों में घिरते, लेकिन समर्थन कभी कम नहीं हुआ। क्या राजा भैया डर से जीतते हैं या प्यार से? ये सवाल आज भी जवाब मांगता है, पर जनता कहती है हम जानते हैं वो क्या है, हमें फर्क नहीं पड़ता कि क्या छपता है। तो ये था पहला अध्याय उस राजा की कहानी का जिसने सत्ता को अपना रास्ता नहीं बदलने दिया, बल्कि रास्ता ही अपना बना लिया। अगर ये कहानी आपको सही लगी है तो अगले एपिसोड के लिए एपिसोड 2 जरूर लिखें। राजा भैया की कहानी अभी शुरू हुई है। अगले एपिसोड में बात होगी जब पोटा लगा, जेल गए, फिर मंत्री बने, और कैसे डीएसपी की मौत से राजनीति में भूचाल आ गया। क्या आप तैयार हैं अगली कड़ी के लिए? पहले एपिसोड में आपने देखा किस प्रकार से चीजें सामने आई हैं। अब चलते हैं आखिरकार पोटा, हत्या और फिर सत्ता, इन तीनों का कैसे जुड़ाव हुआ राजा भैया से। 2002 एक ऐसा साल जब राजा भैया के नाम ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ सत्ता, दूसरी तरफ साजिश, और बीच में खड़ा था राजा जो जेल गया पर झुका नहीं।
तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने लगाया पोटा, आतंकवाद निरोधक कानून, आरोप डर फैलाना, आपराधिक साम्राज्य चलाना। लेकिन हकीकत, समर्थकों का दावा, यह सब एक राजनीति खेल था। मुलायम सिंह की सरकार शपथ लेती है, 2003 में मुलायम सिंह की सरकार बनी और राजा भैया को जेल से रिहा करने में लगे सिर्फ 25 मिनट। न सिर्फ रिहाई बल्कि सीधा मंत्री पद। सोचिए, जिस पर आतंकवाद का आरोप लगा हो वो 25 मिनट में सरकार का हिस्सा कैसे बन गया। सवाल तो है ना। डीएसपी जियाउल हक की मौत भी होती है 2013 में। एक और बड़ा सवाल, डीएसपी जियाउल हक की हत्या। आरोप सीधा राजा भैया पर लगा, राजनीतिक तूफान आया, उन्हें मंत्री पद तक छोड़ना पड़ा। लेकिन कुछ ही महीनों में सीबीआई जांच ने टोटली क्लीन चिट दे दी। क्लीन चिट तो मिल गई, पर सवाल वही रहा, राजनीति थी या सचमुच साजिश। हर बार गिरफ्तारी हुई तो सत्ता ने बुलाया, हर बार आरोप लगे तो समर्थकों ने ढाल बनकर खड़ा किया। क्या ये डर है या वफा? अगली कड़ी में बात होगी राजा भैया की नई पार्टी और अगली पीढ़ी के राजा की तैयारी। आखिरकार कौन होगा अगला राजा? अब राजनीति घराने की बन गई है। जब सत्ता, वफादारी और खून तीनों एक ही नाम में आ जाए तो कहानी सिर्फ नेता की नहीं, वंश की बन जाती है। राजा भैया अब अकेले नहीं है, अब उनके साथ है परिवार की विरासत। दो 2018 राजा भैया ने बनाई अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक। उद्देश्य जातिवाद की राजनीति को खत्म करना। पर अंदर खाने से क्या आवाज आ रही थी? आवाज आ रही थी, ये पॉलिटिकल सेफ्टी नेट था। बीजेपी और सपा दोनों से दूरी बनाकर अपनी जमीन पक्की करने का रास्ता राजा भैया खोज रहे थे और बना भी लिया। ये बातें अंदर तक चलने लगी। अब राजा भैया अकेले नहीं थे, शिवराज और बृजराज भी मैदान में आ चुके हैं। राजनीतिक विरासत को मजबूत करने की तैयारी जोरों पर है। क्या राजनीति अब भद्री खानदान की मिल्कियत बन रही है? सवाल तो उतना ही है, लाजमी भी है सवाल उतना। राजा भैया ने हाल ही में मांग की संविधान से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्द हटाए जाएं। कहा ये शब्द भारतीय मूल्यों के खिलाफ है। विरोधियों ने इसे बीजेपी से नजदीकी बताया, लेकिन समर्थकों ने कहा राजा जो बोले वो सच और सोच समझ के बोला गया है। एक निर्दलीय विधायक जिसने 7 बार चुनाव जीता हो, जिसे जेल में डाला गया और फिर सत्ता ने सलाम तक कर दिया, और अब अगली पीढ़ी मैदान में खड़ी है। राजा भैया की कहानी खत्म नहीं हो रही है, ये सत्ता का दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है। क्या राजा भैया यूपी की अगली राजनीति में किंग मेकर बन जाएंगे? आपको क्या लगता है? आपके मन से क्या आवाज आती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये खबर आप राजा भैया के समर्थक तक पहुंचा रहे हैं तो पहुंचाएं, उनकी राय जरूर लें। आखिरकार इस खबर से आप क्या सोचते हैं? अगर ये खबर आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो YouTube को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना और इस खबर के सभी एपिसोड को शेयर करना ना भूलें, ताकि ये एपिसोड, ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।